जानकी सुबह सुबह पूजा कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जानकी की बहू उमा खाना बना रही होती है। मैं जब से आई हूँ ना तब से देख रही हूँ माँ जी को। सुबह उठकर उनका पहला काम ही राम जी को भोग लगाकर पूजा करना है, उसके बाद ही वो कोई और काम करती हैं। ये प्रेम भाव और भक्ति भी कितनी अनोखी है ना, जो लोगों को भगवान से जोड़े रखती है। क्या बात है, खुद से क्या बातें कर रही हो? चाय बन गया हो ना तो लेती आओ। अरे मैं तो माँ जी की तारीफ कर रही थी। माँ जी भी कितनी प्रेम भाव से अपनी भक्ति करती है ना। सुबह सुबह उठकर नहाकर पूजा करने के लिए बैठ जाती हैं रोज। हाँ, ये तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। माँ सबसे पहले ना अपने राम जी को भोग लगाती है, उन्हें खाना खिलाती है, उसके बाद कुछ करती है। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक ठीक से आरती भी लेनी नहीं आती। दोनों हाथ से आरती लेते हैं। अब जानकी पूरे घर में आरती दिखाने के बाद हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है और टीवी देखते हुए वो अपनी बहू उमा से कहती है, बहू जरा चाय पिला दे, आज तो सर्दी भी बहुत ज्यादा ही लग रही है। मुझे लगता है तबीयत खराब होने वाली है मेरी। अरे हो गया पूजा पाठ? अरे मेरे लिए भी एक कप चाय लेती आना जरा। हाँ बहू क्यों नहीं, इस बूढ़े को पहले चाय दे दे वरना पूरा घर सर पर उठा लेगा। वैसे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपने बूढ़े दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकला करो, तो समय पर घर आया करो ना। अरे तो समय पर ही तो घर आया हूँ, ऐसी क्या बात हो गई? तुम मेरे उठने से पहले ही अपनी जादू की छड़ी लिए निकले थे और पूरे 2-3 घंटे बाद आ रहे हो। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो जो कहना है सोच समझ कर कहना, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारा ना दिल मुझसे बहुत टूटने लगा है आजकल। मुझे राम मंदिर जाना है। आप तो जानते हैं 22 जनवरी को कितने लोग अयोध्या आने वाले हैं। मुझे भी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है, इसीलिए मना मत करना। तुम्हें पता भी है अयोध्या कहाँ है और कितनी दूर है? मुझे पता होता तो क्या मैं आपके और रमेश के आगे हाथ फैला रही होती। मुझे अयोध्या जाना है सिया राम जी के दर्शन को। माँ मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं अयोध्या जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी मांगने गया ना अपने बॉस के पास, वो मुझे ऑफिस से निकाल देगा। अरे इस उम्र में मैं तुम्हें कहाँ संभाल पाऊंगा। एक काम करो, तुम टीवी पर ही राम जी के दर्शन कर लेना लाइव। मैं समझ गई, आप दोनों मुझे राम मंदिर लेकर नहीं जाओगे। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं खुद चली जाती। माँ आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको लेके नहीं जा सकता हूँ। आप पापा को ही देखो ना, उनकी तो उम्र हो चुकी है। वो थोड़ा भी घूमने जाते हैं तो उनकी सांसें चढ़ने लग जाती है, तो कैसे जा सकते हैं? माँ जी कह रही हैं तो ले जाइए ना। वैसे भी माँ जी कहीं जाने की जिद भी तो नहीं करती हैं। रहने दे बहू, तू मत बोल कुछ। तू बूढ़े को चाय दे दे और इसे कह दे मेरे से की चाय भी पी ले और खुश रहे। माँ जी चाय तो पी लीजिए ना। जानकी राम जी की कितनी बड़ी भक्त थी, इस बात का पता तो इसी बात से लगता है कि वो सुबह सुबह राम जी को भोग लगाए बिना कोई भी काम नहीं किया करती थी। लेकिन अब तो ना उसका बेटा रमेश और ना ही पति मनमोजी अयोध्या राम मंदिर ले जाने को तैयार हो रहे थे। ये सब सुन जानकी उदास हो जाती है और अपनी पड़ोसन केकई के घर जाती है। क्या बात है जानकी, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहू से लड़कर आ रही है क्या? नहीं कहते, किसी से लड़कर नहीं आ रही हूँ, बल्कि मेरा मूड तो इस वजह से खराब है कि कोई भी मुझे राम मंदिर अयोध्या ले जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। इस बात का दुख तो मुझे भी है जानकी। मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे किसी की आस की जरूरत नहीं होती, मैं खुद ही राम मंदिर घूम कर आ जाती। इसी बात का दुख तो मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो जो करेंगे मेरे राम ही करेंगे। अब तो सब उन पर ही है कि वो मुझे अपने द्वार बुलाना चाहते भी हैं। अरे मैंने भी 2-3 लोगों से बात कर रखी है, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए बात ही नहीं बन रही है। अब देखते हैं क्या होता है। जानकी सुबह की ही घर से निकली होती है और दोपहर के करीब 2 बजे घर आती है। उमा भी अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी कहाँ थी आप? खाना खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। अरे भाऊ छोड़ दे तू उसे, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। वैसे भी तू जानती है ना तेरी सास कितनी जिद्दी है। ये तो आपने सही कहा कि मैं जिद्दी बहुत हूँ, और देखो आपको मेरी इस जिद का जल्द एहसास भी होगा। इतना बोलकर जानकी अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। शाम में भी जानकी कुछ नहीं खाती पीती। रमेश, मनमोजी, उमा
सब जानकी को मनाते हैं कि वो खाना खा ले, लेकिन जानकी खाना नहीं खाती। अब अगली सुबह उमा उठती है और किचन के कामों में लग जाती है। मैंने तो इन्हें भी समझा लिया कि माँ जी को राम मंदिर ले चाहिए, ना जाने ये सुनते क्यों नहीं है। और पापा जी को तो माँ जी की नाराजगी से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा तो पहली बार हुआ है घर में, जब माँ जी इतनी लेट तक सो रही हैं। ना कोई शोर है, ना कोई घंटी, हवन, भजन और ना ही कोई पूजा। माँ जी ठीक तो है, पहले मैं देख कर आती हूँ। अब जब उमा अपनी सास के कमरे में पहुंचती है तो वो चिल्ला पड़ती है, पापा जी सुनिए, माँ जी कमरे में नहीं है। माँ जी कहाँ गई पापा जी? क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हो? सब ठीक तो है ना? और माँ कहाँ है? बाथरूम में चेक किया तुमने? और छत पे जाके देखा या फिर बाहर जाके देखा तुमने? हाँ, मैंने सब जगह देख लिया है। माँ जी कहीं भी नहीं है। कहीं वो गुस्से में घर से तो नहीं निकल गई? अरे जब मैं सुबह उठा था तो वो अपने बिस्तर पर ही नहीं थी। मुझे भी लगा नहाने गई होगी, लेकिन कहाँ गई मेरी जानकी? हे प्रभु, इस जिद्दी औरत की रक्षा करना। जहाँ एक तरफ पूरा घर जानकी के ना मिलने से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ जानकी अपनी पड़ोसन केकई के साथ अयोध्या जाने वाली बस में होती है। देख जानकी, मैंने तेरी बहू को पहले ही कह दिया था कि कल सुबह अपनी बहन के घर जा रही हूँ, तो उसे मुझ पर तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा। वैसे भी हम 21 को पहुँच जाएंगे और 22 को तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर उसी दिन घर वापस आ जाएंगे। 2 दिन की बात है बस। कैकई, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे अपने सिया राम से मिलकर कितनी खुशी होगी। 24 घंटे से पहले तो पुलिस भी माँ जी का पता नहीं लगा सकती है। हमने तो सभी रिश्तेदारों को फोन करके भी पूछ लिया, लेकिन माँ जी तो कहीं भी नहीं है। माँ भी ना दिन प्रतिदिन क्या क्या किए जा रही है। राम मंदिर ना ले जाने पे घर छोड़ के कौन जाता है? आज से पहले मैंने जानकी का ये रूप कभी नहीं देखा। वो ऐसे कैसे घर छोड़कर चली गई? और गई भी तो कहाँ गई? कहीं माँ जी किसी के साथ अयोध्या के लिए तो नहीं निकल गई? ये तुम सही कह रही हो। माँ भी ना राम सिया के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहती थी और हमने जाने नहीं दिया, तो हो सकता है वो चली गई हो। अब रमेश अपने दोस्त को गाड़ी लेकर बुलाता है और अपने पिता मनमोजी पत्नी उमा के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़ता है। इधर 21 जनवरी की सुबह ही जानकी और केकई दोनों अयोध्या पहुंच जाते हैं और सूर्य नदी में नहाकर अयोध्या घूमने निकलती हैं। लोगों की भीड़ और जय श्री राम के जयकारे चारों तरफ गूंज रहे थे, लेकिन इधर देर शाम रमेश, उमा और मनमोजी भी अयोध्या पहुंचते हैं। मनमोजी जैसे ही अयोध्या पहुंचता है, हे प्रभु, कहाँ गई मेरी जानकी? वापिस भेज दो उसे। मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। कैकई, ये मेरा बूढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? या मुझे किसी और में भी अपने बूढ़े की छवि दिख रही है? ये तेरा ही बुढ़ा है जो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। जानकी, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाओगी अपने राम के अलावा। बहू रमेश, देख जानकी मिल गई। माँ ये क्या तरीका है हमें परेशानी में डाल के यहाँ आने का? हाँ, आपको पता भी है हम कितना परेशान थे, और मैं तो सबसे ज्यादा परेशान था। तो मुझे राम मंदिर तू अगर लेकर नहीं आएगा तो क्या मैं खुद नहीं आ सकती हूँ? और यहाँ तो मुझे मेरे राम लेकर आए हैं। अब सभी परिवार 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही पूजा में शामिल होते हैं और सभी सिया राम के दर्शन से बहुत खुश होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो जानकी, जो राम जी की परम भक्त थी। माया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। माया को सबकी मदद करना काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन माया अपनी माँ के साथ बाजार से घर आ रही थी, तभी उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो आदमी रोड क्रॉस करना चाहता था, पर ज्यादा बूढ़ा होने के कारण वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर माया अपनी माँ से कहती है, माँ उधर देखो, वो अंकल कितने बूढ़े हैं। वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं पर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तू ना ज्यादा लोगों के बारे में मत सोचा कर, समझी? आजकल की दुनिया सही नहीं है। माँ, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, और आपने ही तो बोला था कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू हर किसी की मदद करे। माँ देखिए ना, वो इंसान बहुत ही बूढ़ा आदमी है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी उनको रोड क्रॉस करवा कर आती हूँ। अपनी माँ को वहीं रोककर माया उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसका रोड क्रॉस करवाती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसका धन्यवाद करते हुए कहता है, बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
पर बाबा आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बिटिया क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग किसी की भी मदद नहीं करते। अगर कोई मदद मांगता है तो वो उसकी मदद नहीं करता है। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में इस दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। हाँ बाबा होते हैं। खैर इन सब को छोड़ो और ये बताओ कि आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर छोड़ दूं क्या? नहीं बेटा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। बस तुमने मेरी मदद करी वही बड़ी बात है। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपने रास्ते पर निकल जाता है। तो वहीं माया भी अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। समय गुजरता है और बढ़ते दिनों के साथ माया की माँ को माया की शादी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन माया की माँ माया से कहती है, माया, तू अब शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी कर दूँ। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, इसलिए आप जहाँ भी बोलोगी मैं वहाँ शादी करूँगी। माया की माँ माया की बातें सुनने के बाद माया की शादी की बात अपने रिश्तेदारों में फैला देती है और अब बहुत ही जल्द माया के लिए एक अमर नाम के बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। अमर की फोटो लिए माया की माँ माया के पास आती है और उससे कहती है, माया बेटा देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ? लड़के की फोटो। जरा फोटो देख कर तो बता, तुझे लड़का पसंद है भी या नहीं? माँ आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, इसलिए आप जिसको भी पसंद करोगी मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगी। और वैसे भी आप मेरे लिए कोई बेकार सा लड़का तो ढूंढोगी नहीं ना? मेरी बेटी कितनी समझदार है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। अब क्या था, माया की माँ अमर नाम के लड़के से माया का रिश्ता पक्का कर देती है और अब बहुत ही जल्द अमर और माया की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद माया अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। दिन गुजरता है और माया से माया की सास कांता काफी खुश थी क्योंकि उसको काफी समझदार और होनहार बहू जो मिली थी। ऐसे ही एक दिन कांता की एक पड़ोसन अपने पोते के साथ कांता के पास आती है और उससे कहती है, कैसी हो कांता बहन? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और आज राजू के साथ यहाँ आना कैसे हुआ? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर क्या करूँ, ये राजू है ना बहुत जिद कर रहा था कि नई पड़ोस वाली चाची को देखना है। क्यों, जब मुंह दिखाई हुई थी तो तब क्या राजू नहीं आया था? अपनी नानी के घर गया था ये, और तुम तो बच्चों को जानती ही हो, उनको जो भाता है वो उनके साथ ही रहते हैं। हाँ बहन, ये बात तो है। खैर तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहू को अभी बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा यहाँ तो आ, देख जरा तुझसे कौन मिलने आया है। अपनी सास की बात सुनकर माया हॉल में आती है और अपनी सास को कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे आवाज लगा रही थी, कोई काम है क्या? हाँ बहू, काम तो है, पर मुझे नहीं, इस राजू को। ये राजू है ना, इसने तुझे देखा नहीं था, इसलिए वो अपनी दादी से जिद कर रहा था कि उसे उसकी नई पड़ोसन चाची देखनी है। अब तू इसको अपने साथ ले जा और इसका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अब इस तरह माया राजू को लेकर अपने साथ चली जाती है और माया और राजू एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तभी राजू माया से कहता है, चाची मुझे ना एक कप चाय चाहिए, क्या आप मुझे चाय दे सकती हैं? राजू तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है और तुम अभी से चाय पीते हो। चाची बहुत चिंता रहती है मुझे, बस इसलिए मैं चाय पीता हूँ। राजू की बात सुनकर माया हंसने लगती है और थोड़ी देर बाद वो उसको चाय दे देती है। अब चाय पीकर जैसे ही राजू कप को नीचे रखने को होता है, वैसे ही वो कप नीचे गिर जाता है और टूटे हुए कप को देखकर राजू डर जाता है। पर माया उसको ना डांटते हुए उससे कहती है, कोई बात नहीं राजू, एक कप ही तो था, मैं इसको अभी साफ कर देती हूँ। चाची मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। राजू बेटा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना बोलकर माया अब जैसे ही उस टूटे हुए कप को उठाने लगती है, वैसे ही उसका पैर फिसलता है और वो टूटे हुए कप के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी आंखों से खून बहने लगता है। माया बेचारी दर्द से तड़पने लगती है। मम्मी जी, अमर! माया की आवाज सुनकर माया की सास कांता और उसकी पड़ोसन तुरंत माया के कमरे में आती है और देखती है कि माया की आंखों से काफी खून बह रहा है। ये देखकर कांता काफी घबरा जाती है और तुरंत अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। कांता के साथ कांता की पड़ोसन और उसका पोता भी था। जहाँ एक तरफ अब डॉक्टर माया की आंखों का इलाज कर रहे थे, तो वहीं अमर भी हॉस्पिटल आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ माया को? अमर, देखना बहू के साथ अचानक क्या हो गया। अरे ये सब हुआ कैसे? आपको कुछ पता तो होगा ना?
अमर अपनी माँ से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी उनके बीच राजू बोल पड़ता है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा चाचा, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उनको चाय के लिए बोलता और ना उनके साथ ऐसा कुछ होता। क्या मतलब? राजू अब सभी को सब कुछ बताता है, जिसके बाद अमर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अब डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं और वो बोलते हैं, अमर जी, आपकी पत्नी की एक आंख खराब हो गई है। अगर उनकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद उनकी एक आंख की वजह से दूसरी आंख पर भी इन्फेक्शन का फर्क पड़ सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है डॉक्टर साहब? इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है इनकी आंख निकाल देना। अगर उसकी एक आंख निकल गई तो? आप चिंता मत करो, हम उनकी एक आंख की जगह कंचे वाली आंख लगा देंगे। उनको उस आंख से दिखाई तो देगा पर ज्यादा नहीं। अमर के पास डॉक्टर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अब वो डॉक्टर को कंचे वाली आंख लगाने की कह देता है। ऐसे ही कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। माया जी अब खतरे से बाहर हैं। साथ ही हमने उनकी कंचे वाली आंख भी लगा दी है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, वैसे आप मिल सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि कुछ दिन आप उनको यहीं हॉस्पिटल में रहने दें। डॉक्टर की बात सुनकर अमर और कांता उसको हॉस्पिटल में रखने के लिए मान जाते हैं। और अब जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि माया की एक आंख पर पट्टी थी। उसको इस हालत में देखकर सबकी आंखें भर आती है। अमर की आंखों में आंसू देखकर माया अपने पति से कहती है, अमर जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आप राजू को डांटना मत प्लीज। नहीं डांटूंगा, पर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अमर की बातें सुनकर माया उसे संभालती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ अब माया की आंखों की पट्टी निकल जाती है। पर पट्टी हटने के बाद माया को उसका खुद का चेहरा देखने से डर लगता था, लेकिन वो करती भी तो क्या। अब उसकी यही आंख उसके चेहरे का अस्तित्व बन चुकी थी और वो अपनी कंचे वाली आंख को अपना लेती है। सरोज सुबह के समय पूजा पाठ करके अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू रूबी अपने कमरे से धीरे धीरे चलते हुए अपनी सास सरोज के पास आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी सरोज उससे कहती है, बहू, तुझे अपने कमरे से बाहर आने के लिए किसने कहा था? अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे बता दिया होता। माँ जी, मैं अकेली कमरे में लेटी लेटी बोर हो रही थी। मैं बीमार हूँ, जानती हूँ, लेकिन आप भी तो जानती है ना कि मुझसे एक जगह कमरे में नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं नीचे आ गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए दलिया लेकर आती हूँ। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा ना? नहीं माँ जी, प्लीज दलिया तो आप मेरे सामने बिल्कुल लेकर मत आना, वरना मैं यहीं उल्टियाँ करना शुरू कर दूंगी। मुझे दलिया देखने का मन नहीं है, खाना तो दूर की बात है। बहू, अब ऐसे तो तू ठीक नहीं होगी ना, दवा तो खानी ही है तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं खाना है दलिया तो फल खा ले, अगर वो भी नहीं खाना है तो जो तुझे खाना है वो बता दे। माँ जी, मुझे वो खाना है जो काले काले गोल गोल से होते हैं और खाने में भी बहुत खट्टे होते हैं, दिखने में छोटे छोटे होते हैं। इतना बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम ही बता देती, मैं मंगवा देती तेरे लिए। पहली बार तो तूने खुद कुछ खाने के लिए मांगा है, कहीं तो जामुन की बात तो नहीं कर रही है ना? नहीं माँ जी, जामुन नहीं, और अगर मुझे उसका नाम याद होता तो मैं इतने डिटेल में बताती ही क्यों। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे खाने का मन कर रहा है। पर जब आपको भी नहीं पता तो छोड़िए, नहीं खाना मुझे। इस पर तो वो कहावत कहते हैं कि जब लोमड़ी को खाने को अंगूर नहीं मिलते तो उसके लिए अंगूर खट्टे ही होते हैं। हाँ माँ जी, वही तो, अंगूर खाने का मन कर रहा है, काले वाले अंगूर का। अपनी बहू रूबी की बात सुनकर सरोज अपने सर पर हाथ रख लेती है। उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा रूबी का पति अमित सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो हंसते हुए उनके पास आता है और अपनी पत्नी रूबी से कहता है, अच्छा, तो अब मैडम को काले अंगूर खाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि अंगूर खट्टे होते हैं और अभी तुम्हारी दवा भी चल रही है। हाँ पता है, लेकिन क्या करूँ, मैं ये बोरिंग खाना खा खा कर थक गई हूँ। अब मुझे काले अंगूर खाने का मन है। बेटा, तू इसे कितना भी समझा ले, लेकिन अब इसे काले अंगूर ही खाने हैं। इसलिए शाम को ऑफिस से आते समय मेरी काले अंगूर खाने वाली बहू के लिए याद से काले अंगूर ले आइयो। हाँ भाई ठीक है, जब सास बहू दोनों को ऑर्डर है तो लाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बेटा, लेकिन नाश्ता तो करके जा, नाश्ता बना दिया है मैंने। माँ,
टाइम नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। मैं वही नाश्ता कर लूंगा। ओके बाय। अमित इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रूबी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय ऑफिस से आते हुए अमित बहुत सारे काले अंगूर लेकर आता है और अपनी पत्नी रूबी को देता है, जिसे देखते ही रूबी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत खाना शुरू कर देती है। तभी उसकी नंद ज्योति वहाँ आती है और अपनी भाभी रूबी को बच्चों की तरह अंगूर खाते हुए देखकर कहती है, आराम से भाभी, आराम से, कोई आपसे आपके अंगूर छीनने नहीं आ रहा। आपको जितना खाना है आराम से खाइए, लेकिन लिमिट में, वरना पता चले कि तबीयत ठीक होने की जगह और खराब हो गई। ज्योति, मैंने भी लाने से पहले इसे यही कहा था कि दवाइयाँ लेनी है, ज्यादा ना खाए। भैया आप भाभी को खाने दीजिए ना, आप हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाइए, माँ आपको खाने के लिए बुला रही है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं बस आता हूँ। माँ को कहना पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, अभी थोड़ा सर में दर्द है। अमित इतना कहकर बाथरूम में चला जाता है, जिसके बाद ज्योति भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रूबी की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके काले अंगूर खाने की आदत ही पड़ जाती है। जब भी उससे फल में कुछ खाने के लिए पूछो, वो काले अंगूर के सिवा और किसी फल का नाम ही नहीं लेती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय वो सब्जियां लेकर मार्केट से लौटती है। तभी हॉल में बैठी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, बहू तू मार्केट गई थी ना, तो पक्का तू फल लाई होगी। जो भी फल लाई है यहाँ रख दे, मैं उसे काट देती हूँ खाने के लिए। माँ जी, मैं तो सिर्फ काले अंगूर लाई हूँ फल में, और कोई फल मुझे अच्छे नहीं लगे, और जो ठीक लगे वो बहुत महंगे थे। अच्छा, तेरे काले अंगूर के सिवा बाकी सारे फल खत्म हो गए थे मार्केट में। पता नहीं कितने काले अंगूर खाती है तू, तो बिल्कुल मेरे काले अंगूर खाने वाली बहू बन गई है, जिसे अपनी पसंद के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। सरोज अपनी बहू रूबी को काले अंगूरों को छोड़कर कोई और फल ना लाने की वजह से उसे सुना ही रही होती है कि तभी रूबी की नंद ज्योति वहाँ आती है और उसे कहती है, भाभी आप मेरे लिए अमरूद लेकर आई कि नहीं? आज बड़ा मन था खाने का, तभी मैंने आपसे कहा था। बेटी, ये अपने काले अंगूर को छोड़कर और कोई फल नहीं लाई है खाने में। भाभी लेकिन मार्केट जाते टाइम मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरे लिए अमरूद जरूर लेकर आना, फिर भी आप नहीं लाई। मेरे बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया, मैं तो भूल गई, वरना ले आती। रहने दीजिए भाभी, खुद के काले अंगूर तो आप भूली नहीं, बस मेरी पसंद ही भूल गई। रूबी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रूबी का काले अंगूर खाने भी कम नहीं होता है। उसकी काले अंगूर खाने की ऐसी आदत हो गई थी कि जब भी कोई बाहर से आता और वो उसे काले अंगूर की ही डिमांड करने लगती है। उसकी ये हरकतें देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक रोज सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी उसकी पड़ोसन माला हाथों में फलों से भरी टोकरी लिए उनके पास आती है और सरोज के हाथों में देते हुए कहती है, ये ले सरोज, तुझे फल का बहुत शौक है ना, खा अब। देख मैं तेरे लिए कितने सारे फल लाई हूँ। ये क्या आंटी, लगता है फलों की मंडी आपने ही खोल दी है। इतने सारे फल कहाँ से ले आई आप? भगवान कसम, मैं भी यही सोच रहा था आंटी कि आप इतने फल कहाँ से उठा लाई। अरे बेटा, वो मेरे भैया आए हैं और वो मंदिर में पंडित हैं, तो वहाँ बहुत सारे फल चढ़ते हैं, वही लेकर आए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा तुम लोगों को भी दे दूं। मेरी सहेली सरोज को फलों का बहुत शौक है ना, इसलिए। लेकिन आंटी जी, लगता है आपके भाई के मंदिर में सस्ते फल ही चढ़ते हैं, इसमें काले अंगूर तो है ही नहीं। आपके फल लाने का फायदा क्या हुआ? सारे फल बेकार हैं मेरे लिए, तो इसमें काले अंगूर नहीं है। रूबी बहू, ये क्या तरीका है तुम्हारे बोलने का? कोई बात नहीं सरोज बहू, अब जो था वो मैं ले आई। मैंने सोचा तुम लोगों को अच्छा लगेगा, और प्रसाद है तो सबके मुंह में चला जाएगा इसी बहाने। मैं चलती हूँ सरोज। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सरोज समझ जाती है कि उसे रूबी की बात का बुरा लग गया है। जिसके बाद वो अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, बहू, माना तुझे काले अंगूर खाने का बहुत शौक है, तो तू अपनी पसंद नापसंद अपने घर को दिखा, अपने घर वालों को दिखा, लेकिन अपनी पसंद के चलते बाहर वालों की इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। तुझे माला आंटी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
उनके पास फल में जो भी था वो प्यार से लेकर आई थी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। बेचारी आंटी कितने प्यार से सबके लिए फल लाई थी। अगर तुम्हें नहीं भी खाना था तो कोई बात नहीं, मत खाती, लेकिन ऐसे उनके सामने मना करके तुमने उनकी बहुत इंसल्ट करी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मेरी इस बात को याद रखना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ प्यार से लेकर आए तो उसे प्यार से स्वीकार करना चाहिए। उसके मुंह पर मना करके उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और किसी भी एक चीज को अपनी पसंद बनाकर नहीं रहना चाहिए। सारी चीजें खानी चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर रूबी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन माला के घर जाकर उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपनी पसंद के काले अंगूर खाने के साथ साथ और सभी फल भी खाने की कोशिश करने का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।